हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कराएंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरिन्स के अंतर्गत स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले है पीपीएल, प्लेन पोलर लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलर लाइट, प्लेन पोलर लाइट, पीपीएल जिसे बोल देंगे हम, पीपीएल भी कहते हैं इसे। तो देखिए, पीपीएल या समतल प्लेन पोलर लाइट क्या होती है। सामान्यतः जो टार्च का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश क्या होता है, चार दिशाओं में फैलता है, क्योंकि सामान्य प्रकाश के जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन, वो ऑलवेज सभी पॉजिबल डायरेक्शंस में होते हैं, मतलब सभी दिशाओं में कंपन होते हैं, इसलिए प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, ये जो लाइनें दिखाई जा रही हैं ये दिखा रहे हैं कि हम सामान्य प्रकाश है जो कि सभी दिशाओं में इसके कंपन हो रहे हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं नॉन पोलर लाइट, नॉन पोलर लाइट हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो टार्च का प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश है, इसके प्रकाश सभी दिशाओं में चूंकि फैलता है, इसलिए इसको नॉन पोलर लाइट बोलते हैं। अगर इस प्रकाश को एक निकोल प्रिज्म से होकर गुजार दिया जाए तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, निकोल प्रिज्म से होकर, ये प्रिज्म या इसके क्रिस्टल से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो इसके जो पैरेलल जो कंपन होंगे, इस प्रिज्म के पैरेलल कंपन होंगे। इसको ऐसा ना बना के, अगर ऐसे बनाया जाए ज़्यादा समझ में आएगा। निकोल क्रिस्टल लिखते हैं, निकोल क्रिस्टल की जो एक्सेस होगी, मान लीजिए इसकी एक्सेस है, तो इस एक्सेस के जो पैरेलल कंपन है, ये कंपन मान लीजिए पैरेलल है, तो पैरेलल जो वाइब्रेशन हो रहे होंगे वो टोटली बाहर निकल जाएगा विदाउट एब्जॉर्प्शन। अदर जो वाइब्रेशन हो रहे थे इस डायरेक्शन को छोड़कर, जितने भी वाइब्रेशन हो रहे थे, ये सभी जो कंपन जो हैं क्या होंगे, इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, केवल इसको छोड़कर। तो केवल एक ही डायरेक्शन में जब, अब यहाँ पर क्या होगा, कंपन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, अदर जो डायरेक्शन में कंपन हो रहे थे वो एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो ये जो लाइट होती है जिसमें कंपन क्या होंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसे बोलते हैं प्लेन पोलर लाइट, पीपीएल। इसी को बोलते हैं प्लेन पोलर लाइट। तो समझ में आएगा स्टूडेंट, प्लेन पोलर लाइट का मतलब होता है कि जब अध्रुवित प्रकाश, नॉन पोलर लाइट को निकोल क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो क्रिस्टल की अक्ष के समांतर कंपन ही क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, अन्य सभी कंपन को क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं, वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलर लाइट, पीपीएल कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब समझ गए होंगे, जब कंपन एक ही दिशा में होंगे। इसका एग्जाम्पल हम व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं, लेजर लाइट। लेजर लाइट देखा होगा, उसकी लाइट काफ़ी दूर तक चली जाती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वहाँ पर जो वाइब्रेशन के कंपन होते हैं एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इंटेंसिटी या एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और दूर तक कंपन जाते हैं। लेकिन सामान्य टार्च या बल्ब का प्रकाश थोड़ी दूर तक ही जा पाता है, क्योंकि उसके कंपन क्या होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं। ठीक है, ये अंतर है नॉन पोलराइज और पोलराइज लाइट में जो है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ध्रुवण। सेकेंड हेडिंग जो होगी, नंबर 1 तो हो गई समतल ध्रुवित प्रकाश, दूसरे है ध्रुवण घूर्णकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवण घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। देखा गया है कि कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे निकोल क्रिस्टल एक इनऑर्गेनिक हो गया, निकोल क्रिस्टल क्या होगा, निकोल क्रिस्टल से यदि ध्रुवित प्रकाश, ये पीपीएल है, इसको अगर क्रॉस किया जाए तो देखा गया है कि ये सेकेंड निकोल क्रिस्टल लगाया गया। अब इस प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश को इससे गुजारा जा रहा है, तो यदि इसकी एक्सेस इस पीपीएल के पैरेलल है तो कंपन निकलेंगे। लेकिन यदि हम इसको रोटेट कराना शुरू करें
अब इसको रोटेट कराएं, घुमाएं, इसको ऐसे करें, थोड़ा सा तिरछा करें ऐसे, ठीक है, तिरछा करेंगे तो देखा गया यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी। और जैसे ही ये परपेंडिकुलर होगा इस एक्सेस के, ऐसे ये निकोल क्रिस्टल जैसे ही परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई लाइट बाहर निकल पाएगी क्योंकि ये इसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो देखा गया है कि यदि पीपीएल लाइट को यदि निकोल क्रिस्टल को रोटेट कराया जाए, पीपीएल लाइट को निकोल क्रिस्टल में रोटेट कराया जाए तो इंटेंसिटी जो पीपीएल की होती है वो कम और ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, जब पैरेलल होगा एक्सेस के निकोल क्रिस्टल तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और परपेंडिकुलर हो जाएगा इसकी एक्सेस जब पीपीएल के तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। उसी प्रकार से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर विलयन में रखा जाए, ठीक है, जैसे हमारा पास है ग्लूकोस है, लैक्टिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स को विलयन में रखकर इनसे पीपीएल प्लेन पोलर लाइट को क्रॉस किया जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया गया, ठीक है, और यहाँ पर ये पीपीएल लाइट है, पीपीएल मीन्स प्लेन पोलर लाइट है, और इसको यहाँ से क्या किया जाए, क्रॉस किया गया, तो यहाँ पर जो लाइट निकलेगी उसकी जो लाइट जो क्रॉस होकर निकलेगी उस लाइट में क्या होगा, रोटेशन होगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज होगा रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो ध्रुवण घूर्णकता मीन्स क्या होता है कि कुछ रासायनिक यौगिक क्या होंगे, कुछ रासायनिक यौगिक किस अवस्था में, विलयन में, कुछ रासायनिक यौगिक विलयन में प्लेन पोलर लाइट को क्या करते हैं, प्लेन पोलर लाइट को एक निश्चित अवस्था में, निश्चित दिशा में यौगिक विलयन में पीपीएल प्लेन पोलर लाइट को निश्चित दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, निश्चित दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या करते हैं, प्रवृत्ति, टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जैसे हमने नाम बताया था, ग्लूकोस, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ठोस अवस्था में नहीं, केवल विलयन में पीपीएल मीन्स प्लेन पोलर लाइट को क्या करेंगे, एक निश्चित डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसे यौगिक जो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोले जाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे यौगिक क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, जिन्हें हम कह सकते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक, तथा इस घटना को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, इस फिनोमिना को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। और ऐसे जो केमिकल कंपाउंड जो इन सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पीपीएल को मीन्स प्लेन पोलर लाइट को एक सर्टेन डायरेक्शन में रोटेट कराने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो होंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोले जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर कि कुछ कंपाउंड जो होंगे प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे और कुछ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखा गया है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, पहला है, देखिए क्या करेंगे, हमने बताया कुछ कंपाउंड क्या करेंगे, पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जो
प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, रोटेट करते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? उन्हें हम जानते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी फॉर्म। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म बोलेंगे, डी रूप उनका बोलेंगे। ठीक है, या पॉजिटिव भी बोलते हैं। और नंबर 2, जो प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट दिशा में, घड़ी की दिशा के अपोजिट दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, रोटेट करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी और एल फॉर्म, एल फॉर्म बोला जाता है उन्हें। ठीक है, एल फॉर्म या नेगेटिव साइन से भी डिनोट किया जाता है। तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं उसे डी फॉर्म हो गया, ये डी हो गया, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या हो गया? एल फॉर्म हो गया। तो समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि ध्रुवण गुणकता क्या होती है कि सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन जो है पीपीएल प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करते हैं इन सर्टेन डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ध्रुवण गुणक यौगिक होते हैं, और इस फिनोमिना को, इस घटना को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में ध्रुवण गुणकता कहते हैं। ध्रुवण गुणक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, जो रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे हम डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हिंदी में बोलते हैं, कह सकते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक, हिंदी बोलेंगे इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक। दक्षिण ध्रुवण गुणक क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवण गुणक। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये होता है पहला वाला दक्षिण ध्रुवण गुणक, और सेकेंड जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं उन्हें लीवो रोटेटरी या एल फॉर्म या वाम ध्रुवण गुणक के नाम से भी जाना जाता है, वाम ध्रुवण गुणक के नाम से भी जाना जाता है। वाम ध्रुवण गुणक, दक्षिण ध्रुवण गुणक मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी या डी फॉर्म, एल फॉर्म। शॉर्टकट में याद रखेंगे डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, इसको नोट कर लें, फिर आगे नेक्स्ट टर्म्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लेन पोलर लाइट और ध्रुवण गुणकता। ध्रुवण गुणकता के अंदर डिस्कस किया हम लोगों ने कि कुछ यौगिक इन सॉल्यूशन या विलेन में प्लेन पोलर लाइट को रोटेट कराने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कौन से ऐसे कंपाउंड जो हैं जो रोटेट करा सकते हैं पीपीएल या प्लेन पोलर लाइट को, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, उसके लिए कंडीशन है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, ऐसे असम्मित अणु होना चाहिए जिनके पास डिफरेंट एटम अटैच हों। जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन से ये ए बी डी ई, मतलब चारों वैलेंसी जो हैं डिफरेंट का एटम से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऐसे कार्बन एटम को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम, मतलब वह चतुष्फलकी कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणु समूह द्वारा संतुष्ट हों, उसे असम्मित कार्बन परमाणु कहते हैं। वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं वैलेंसी भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणु समूह एटम ग्रुप द्वारा संतुष्ट हों, सेटिस्फाई हों, संतुष्ट हों, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। विच कार्बन एटम हैव 4 valency satisfy the different atom or different group, तो दैट इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया ये कार्बन जो है इसकी चारों वैलेंसी जो ए बी डी, 4 भिन्न भिन्न एटम या एटम ग्रुप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कार्बन एटम हो गया,
ये H जुड़ा हुआ है, ये Br हो गया, ये Cl हो गया, F हो गया। ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमेथेन, ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन, ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया। यह हमारे पास लैक्टिक एसिड CH3H COOH, लैक्टिक एसिड। यहाँ पर क्या है, एक तरफ COOH ग्रुप है, सेकंड H है, थर्ड OH है और फोर्थ CH3 है। तो फोर्थ चारों वैलेंसी जो है डिफरेंट एटम या एटम ग्रुप से सेटिस्फाई हैं। तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यहाँ पर ये हो गया एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, जब एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा तो उसमें एक और टेंडेंसी होगी कायरलिटी की। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म हो गई। फोर्थ टर्म देखेंगे कायरलिटी। कायरलता, कायरलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है। कायरलिटी, कायरलिटी मीन्स क्या होता है कि वे वस्तुएं या वे पदार्थ जो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे बट एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। जैसे लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज राइट हैंड होती है। अगर इसको हम देखें, इसका इमेज देखें अगर हम मिरर शीशे में, मिरर में, तो ये इमेज दिखाई पड़ेगा, मतलब ये हिस्सा में ऐसे दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसको अगर हम एक दूसरे पर फिट करें तो ये फिट नहीं होगा, ये फिट नहीं होंगे। तो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। कैसे होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, एक दूसरे पर फिट नहीं हो सकते। तो ऐसे मॉलिक्यूल किरेल मॉलिक्यूल होंगे और इस प्रॉपर्टी को जो है कायरलिटी बोलते हैं। शायद समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। इसका प्रतिबिंब ये होगा, इसका प्रतिबिंब ये होगा, लेकिन एक दूसरे पर फिट नहीं हो सकते हैं, फिट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम कायरल, कायरल ऑब्जेक्ट या कायरल वस्तुएं, और इस फिनोमिना को बोलेंगे कायरलिटी। ठीक है, मतलब वे ऑब्जेक्ट में वस्तु या अणु जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते हैं। मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, अध्यारोपित नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, कायरल अणु या ऑब्जेक्ट है तो वस्तु कहते हैं, तथा इस गुण को कायरलिटी, किरलिटी या कायरलता कहते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ गया हो। कायरलिटी मीन्स क्या होता है कि ऐसी विच ऑब्जेक्ट हैव ए मिरर इमेज इन बोथ, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, बट इट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल था, ये ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये वाला हिस्सा, इसे ये जो अंगूठा था वो लेफ्ट, राइट से लेफ्ट आ गया, तो वैसे ही क्या होगा, ये हिस्सा ऐसे पलट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, F इधर आ जाएगा, ये Cl ऐसे हो जाएगा, Br हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका मिरर इमेज हो गया है, इसका मिरर इमेज ये हो गया। लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर फिट करेंगे तो फिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गए,
कैसे हो गए, कायरल। ये इसका इमेज तो है, इसका इमेज ए का इमेज बी मालिक्यूल है, ए का इमेज बी मालिक्यूल है, लेकिन और बी का ए है, लेकिन एक दूसरे पर फिट नहीं हो सकते हैं, हैंड की तरीके से एक दूसरे पर फिट नहीं हो सकते। जैसे पी है तो इसका इमेज ऐसे हो जाएगा, ऐसे, इसका इमेज ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है, कायरल है, उल्टा हो गया, ये वाला हिस्सा ऐसे हो गया। तो ये क्या है, कायरल मालिक्यूल है। ठीक है, तो ये पी क्या है, कायरल मालिक्यूल है, क्योंकि ये इसका क्या है, मिरर इमेज है। बी है तो इसका बी का कायरल मालिक्यूल ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे पलट गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, कायरल मालिक्यूल है। तो ऐसे सभी मालिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, बस अध्यारोपित इसके ऊपर फिट करेंगे तो फिट नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। तो ऐसे मालिक्यूल जो एक दूसरे पर नॉन सुपरइम्पोज होते हैं उन्हें हम कायरल मालिक्यूल कहते हैं। और ये एक बहुत ही मुख्य प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बहुत बड़ी सबसे मेन जो शर्त है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। जैसे एसिमेट्रिक एटम का मतलब है 4 डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए कार्बन एटम से, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा। और दूसरी जो ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर एसिमेट्रिक है तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए कि वो सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हो लेकिन एक दूसरे पर फिट ना हो, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, अनअध्यारोपित, यहाँ पर लिख दिया अनअध्यारोपित होते हैं, अध्यारोपित न होने लिख सकते हैं, अनअध्यारोपित लिख लो इसको, क्या होते हैं, अनअध्यारोपित। ठीक है, क्या लिखेंगे, वे वस्तु या अणु जो एक दूसरे पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अनअध्यारोपित, नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स अनअध्यारोपित होते हैं, उन्हें हम कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, उस गुण को कायरेटिक बोलते हैं। और आकिरेल क्या होगा, आकिरेल क्या होगा, जैसे ए है तो इसका इमेज ये ए रहेगा, तो ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा। ये ओ है तो ओ का इमेज ओ ही रहेगा, तो क्या होगा, उस पर फिट हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, आकिरेल बोलेंगे, आकिरेल, आकिरेल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या होंगे, आकिरेल। तो आकिरेल मॉलिक्यूल जो होगा ये जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये जो होंगे ये सुपरपोजिबल हो जाएंगे, एक दूसरे पर फिट हो जाएंगे। ठीक है, जो एक दूसरे फिट हो जाएंगे, सुपरपोजिबल होंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे। तो ये टर्म्स स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं इनसे। स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब रूपी इनैंसियोमर्स। इनैंसियोमर्स ये प्रतिबिंब रूपी क्या होते हैं, जो अभी हमने कायरलिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहाँ पर हमने बताया था कि वे त्रिविम समविभी जो एक दूसरे के अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड का, इस लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज बनाएंगे अगर हम, तो मिरर इमेज ये बनेगा ऐसे, ये H जो होगा वो लेफ्ट से राइट आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, इसका दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन ये क्या है, इसके ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में देखिए क्या OH है, राइट साइड में OH है या राइट साइड में H है, तो इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। तो कह सकते हैं वे त्रिविम समावयवी, वे त्रिविम समावयवी मीन्स स्टीरियो आइसोमर, त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के अनअध्यारोपित अनअध्यारोपित का मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रतिबिंब रूपी या एनेंसियोमर्स कहते हैं। मतलब वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के अनअध्यारोपित, ये क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, अनअध्यारोपित है, लेकिन क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। तो ऐसे कंपाउंड्स बोलेंगे प्रतिबिंब रूपी या एनेंसियोमर्स बोले जाते हैं। तो समझ में आया होगा एनेंसियोमर्स क्या होता है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये प्रकाशिक समवायता क्या होती है? ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक प्रकार है जिसमें बताया गया है कि वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, ऐसे यौगिक होते हैं जो इनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र क्या होंगे? समान होंगे। मीन्स मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? समान, लेकिन क्या होगा? प्लेन पोलराइट के प्रति व्यवहार कैसा होगा? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, व्यवहार कैसा होता है? भिन्न भिन्न होगा। ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावयवी। प्रकाशिक समावयवी या ऑप्टिकल आइसोमर, समावयवी या कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, अब इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो विच टू आर मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट बिहेव ऑफ PPL, plain polarites. So its compound is known as optical isomer and this phenomena is known as optical isomerism. ठीक है, प्रकाश समवायता कह सकते हैं वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना समान लेकिन प्रकाशिक समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइट के प्रति व्यवहार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी, इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता की शर्त, प्रकाशिक समावयवता की शर्तें क्या हैं? देखिए पहली शर्त यह है कि जो यौगिक है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? असिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन, असमित कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु जो हम बता चुके हैं कि मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, चारों वैलेंसी जो है डिफरेंट एटम से या एटम ग्रुप से सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, कायरल अणु होना चाहिए। कायरल अणु, मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। तीसरी, जब असमित कार्बन एटम होगा तभी कायरल होगा। जब कायरल होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? ध्रुवण घूर्णकता की टेंडेंसी होनी चाहिए। ध्रुवणता मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और जब ये तीन प्रॉपर्टी होंगी जिस मॉलिक्यूल में, वही क्या होगा? प्रकाशिक समावयवी होगा और प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करेगा। तो प्रकाशिक समावयता के प्रकार, अब देखिए प्रकाशिक समावयवी यौगिक के प्रकार, प्रकाशिक समावयवी यौगिक के प्रकार। ठीक है, प्रकार देखते हैं। तो प्रकाशिक समावयवी यौगिक के प्रकार दो होते हैं। ठीक है, दो क्या होते? तो चार हैं। पहले वे प्रकाशिक समावयवी जो ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। क्या कराएंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे, जो उन्हें बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटिव या डी आइसोमर। क्या बोलेंगे हम? डी आइसोमर, जो क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे। दूसरा जो होंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे।
ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, एल फॉर्म बोलेंगे, एल आइसोमर, फॉर्म का एल आइसोमर बोलेंगे, आइसोमर। ये दो मेन जो है प्रकाश समविभव होते हैं, एक तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं उन्हें डी आइसोमर, जो एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं उन्हें एल आइसोमर। इसके अलावा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, किसी भी दिशा में नहीं कराते हैं, ऑप्टिकली इन एक्टिव होंगे, उन्हें बोलते हैं मीसो आइसोमर। और चौथे जो दोनों दिशा में करा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में करा सकते हैं, उसे रेसमिक बोलते हैं, रेसमिक, रेसमिक बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन 2 हैं, डी फॉर्म, डी आइसोमर एंड एल आइसोमर। ठीक है, इसके बाद हम रेसमिक मिक्सचर के बारे में हम लोग रेसमाइजेशन और रेसमिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है ये ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जाम्पल होगा, प्रकाशिक समविभव का एग्जाम्पल होगा। देखा जाए ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, और इसका जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा इसे। ठीक है, तो ये इसका डी फॉर्म हो गया, डी आइसोमर, तो ये इसका एल आइसोमर हो गया। ठीक है, एक हो गया डी आइसोमर और दूसरा हो गया एल आइसोमर। इसको नोट कर ले, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, प्रकाश समविभवता के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर यूज किया था हमने एक वर्ड रेसमिक करण या रेसमिक करण या रेसमिक मिक्सचर। देखिए क्या होता है कि यदि कोई भी प्रकाश समविभव है, तो प्रकाश समविभव में क्या होता है कि डी फॉर्म भी होगा और एल फॉर्म भी होगा। जैसे हमने बताया लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड में क्या होगा कि कुछ मात्रा डी फॉर्म की होगी और कुछ मात्रा जो होगी एल फॉर्म की भी होगी। ठीक है, तो यदि मिश्रण में एल व डी फॉर्म व एल फॉर्म दोनों की बराबर मात्रा है, क्या है, दोनों की बराबर मात्रा उपस्थित है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्योंकि ये आप जो है ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा, लेकिन पूरे विलयन के लिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, क्योंकि जितना क्लॉकवाइज रोटेशन कराने का प्रयास करेगा डी फॉर्म, उतना ही एल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा। इसलिए टोटल कंपाउंड ना क्लॉकवाइज रोटेट होगा और ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो कह सकते हैं रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि यदि मिश्रण में इनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब रूपी आइसोमर के डी व एल आइसोमर की बराबर बराबर मात्रा उपस्थित हो, बराबर बराबर मात्रा क्या हो, उपस्थित हो। ठीक है, तो उसे हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे, रेसमिक मिश्रण बोलेंगे। डीएल इसे नाम दिया गया, डीएल। डीएल का मतलब यहाँ पर डी फॉर्म भी है, जैसे डी फॉर्म भी है एल फॉर्म भी है। तो यदि किसी मिश्रण में प्रतिबिंब रूपी डी व एल की बराबर और मात्रा उपस्थित है, तो उसे बोलेंगे हम रेसमिक मिश्रण, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। अब रेसमाइजेशन क्या होता है, रेसमीकरण या रेसमाइजेशन क्या होता है, तो देखिए यदि डी या एल आइसोमर को, समविभव को क्या किया जाए, डी या एल आइसोमर को रेसमिक मिक्सचर, डीएल मिश्रण में क्या किया जाए, परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रेसमीकरण बोलेंगे, रेसमरीकरण कहेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास एक ही आइसोमर का मिक्सचर था, डी का था या एल का था, लेकिन हमने क्या किया, उसे कन्वर्ट कर दिया डीएल में, डीएल मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया। तो डीएल मिक्सचर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस हुआ उसे रेसमाइजेशन या रेसमरीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर
ये पहले डी फॉर्म था, ठीक है, और रेशमीकरण किया, रेशमाइजेशन किया, जैसन किया, और रेशमाइजेशन के द्वारा हमने डी भी बना लिया और एल भी बना लिया, तो ये मिक्सचर हो गया, ठीक है। यह हमारे पास एल था, एल फॉर्म थी, इसका भी रेशमाइजेशन किया, जैसन किया, और इसको भी हमने क्या किया, डी फॉर्म बदल दिया, एल फॉर्म, दोनों फॉर्म बदल दिया, तो ये क्या हो गया, रेशमिक मिक्सचर हो गया, मिक्सचर बन गया। तो ये रेशमिक मिक्सचर बनाने का जो प्रोसेस हुआ, रेशमाइजेशन हो गया। तो समझ में आया होगा। इसको अभी और भी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आगे समझेंगे। पहले देखते हैं धारण, रिटेंशन। रिटेंशन ये धारण का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी कंपाउंड है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, और इस प्रकार से अब यहाँ पर ये रिएक्शन हुई, यहाँ पर वाई मॉलिक्यूल जुड़ेगा आके इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम से, और एक्स निकल गया। लेकिन जब यहाँ रिएक्शन हो रही है तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो बॉन्डिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, बॉन्डिंग किसी प्रकार से चेंज नहीं हो रही है। तो धारण मतलब होता है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में असम्मित कार्बन के बंधों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान असम्मित कार्बन के बंधों में, असम्मित कार्बन से जुड़े बंधों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं धारण, रिटेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको हैं यहाँ पर यह है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 1 एक कंपाउंड है, इस प्रकार से 1 2 3 4। अब इसकी HCl से रिएक्शन हो रही है, तो HCl से रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, OH H के साथ जाएगा H2O फॉर्म में। अब यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा इस प्रकार से CH2Cl CH2CH3 1 क्लोरो 1 2 3 4 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, और ये क्या था, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 1 था। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, OH की जगह पर Cl आ गया, लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, खाली OH की जगह पर क्या आ गया, ये Cl एटम जो हो गया, तो बॉन्डिंग में चेंज नहीं हुआ। तो कह सकते हैं धारण या रिटेंशन मतलब अभी बताया, तो फिर से हम बता रहे हैं कि यदि किसी असम्मित कार्बन में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बंधों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम धारणशीलता या रिटेंशन के नाम से जानते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बंधों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है बॉन्ड्स के अरेंजमेंट में किसी प्रकार का या कॉन्फ़िगरेशन में किसी प्रकार का चेंज ना हो, तो उसे हम रिटेंशन के नाम से जानेंगे। इसको नोट कर लें स्टूडेंट। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में रेशमाइजेशन, इन्वर्सन और रिटेंशन तीनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रतिलोमन, धारण और रेशमाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एसिमेट्रिक कार्बन युक्त एल्किल हैलाइड है, इस प्रकार से ये एक एल्किल हैलाइड है, ये इस प्रकार से। अब यदि एक न्यूक्लियोफाइल Y अटैक करेगा तो X यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और कंपाउंड
जब बनता है, प्रोडक्ट बने, तो प्रोडक्ट में बॉन्ड के अरेंजमेंट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहेगा, जैसे था आपके रिएक्टेंट में, ठीक वही अरेंजमेंट प्रोडक्ट में रहेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कंपाउंड ए है। ठीक है। अब यदि हम क्या करें, रिएक्शन कराई जाए वाई के साथ में, बट जब रिएक्शन हो तो यहाँ पर परिवर्तन हो जाए ये इस प्रकार से, ये इसका एनेंशियोमर बन जाए, मतलब यह हिस्सा पलट जाए ऐसे, यह हिस्सा ऐसे हो जाए, मतलब एच इधर आ जाएगा ये ऐसे। ठीक है। ये हिस्सा पलटेगा तो CH3 राइट टू लेफ्ट हो जाएगा और X यहाँ पर Y हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया इस मॉलिक्यूल का। अब ये B बन गया। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि Y अटैक करे, X रिप्लेस हो, तो कंपाउंड A और B दोनों बन जाएं 50-50 के रेशियो में। ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं। यदि कंपाउंड A प्राप्त होगा, जिसमें क्या होगा, बांडों की व्यवस्था में बंध की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हैं एच रह जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, धारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धारण मीन्स रिटेंशन। इसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। ठीक है। दूसरा, यदि Y के साथ रिएक्शन हुई और B कंपाउंड प्राप्त हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये इसका अपोजिट हो गया। देखिए जो ये इसका क्या हुआ, मिरर इमेज है, जैसे ये है तो पलट के कैसा ऐसे हो गया, उल्टा हो गया ना। देखिए ये अंगूठे के साइड में क्या CH3 है, अब ये पलट के इधर आ गया, तो लेफ्ट जो हिस्सा राइट में था वो लेफ्ट में हो गया, लेफ्ट वाला राइट में चला गया। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। B का मिरर इमेज क्या हो गया, A। अगर इसका मिरर इमेज की बात करें तो ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो जाएगा, है ना। इसका इमेज कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये इसका मिरर इमेज होगा, ये कंपाउंड, ये इसका मिरर इमेज ये वाला होगा। ठीक है। तो यदि कंपाउंड B प्राप्त होगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिलोमन बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिलोमन बोला जाएगा। ये क्या होगा, प्रतिलोमन होगा। ठीक है। तो ये प्रतिलोमन हो गया। तीसरा, यदि कंपाउंड A व B का मिश्रण प्राप्त होता है, कंपाउंड A व B का मिश्रण प्राप्त होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, रेशमाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशमाइजेशन बोलेंगे, रेशमीकरण। ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल में तीनों चीज़ें आ गई। यदि हम Y से रिएक्शन कराते हैं, बॉन्ड के अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कंपाउंड A प्राप्त होता है, तो ये रिटेंशन कहलाएगा, मीन्स धारण कहलाएगा। यदि कंपाउंड B प्राप्त होता है तो ये इन्वर्सन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि बॉन्डों का अरेंजमेंट चेंज हो गया है। ठीक है। लेफ्ट से राइट हो गया। अब इसका मिरर इमेज ये होगा, इसका मिरर इमेज ये होगा। जैसे हमने कहा लेफ्ट का राइट होता है कायरल मॉलिक्यूल, A और B क्या होंगे, कायरल होंगे। देखिए इसका पलट गया, ये CH3 जो लेफ्ट था वो आके कहाँ आ गया, राइट में आ गया, और जो राइट में Y था वो कहाँ हो गया, लेफ्ट में हो गया। तो ये क्या है, इसका मिरर इमेज हो गया। A और B क्या है, मिरर इमेज है। A एंड B कंपाउंड इज क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब है, बट एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल है। एंड कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नाम मतलब जो है A और B कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब है। कैसे हैं, दर्पण प्रतिबिंब हैं। कैसे, अनअध्यारोपित। कैसे हैं, अनअध्यारोपित। इसको आगे लिखते हैं, अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब, अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है।
जब अनाध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होंगे तो ये क्या होंगे, ये रेशमिक मिक्सचर बना देंगे। तो ए और बी क्या हो गया, रेशमिक मिक्सचर। तो तीनों चीज़ें डिस्कस करके हम लोग प्रतिलोपन, धारण और रेशमिक कणा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस किया स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।